ये मुझे बताएं कि आप लोगों को पता है कि नेतन्याहू कहाँ छुपा हुआ है? पिछले इतवार से गायब है। सर मैं तो ये सवाल पूछ रहा था, आप कह रहे थे कि उसकी खबरें कुछ आई है, मुझे बहरहाल नहीं पता, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि कहाँ है। इंडियन मीडिया ने दी थी, इंडियन मीडिया ने दी थी, वो मैंने तो नहीं, मैं उनके ऊपर तो यकीन ही करना छोड़ दिया, बड़ा अरसा हो गया किया नहीं, था उन्होंने तो तो। बुर्ज खलीफा गिरा दिया था। हाँ जो हाँ सुनने में सर हमारी इंफॉर्मेशन थी वो ये था कि ये बर्लिन में है, ही इज इन जर्मनी। और हाँ लास्ट टाइम भी जब साइंटिस्ट इन्होंने मारे थे उस वक्त भी बर्लिन जाके, बुजदिल आदमी है, उस वक्त भी ये घबरा कर छुप गया था। और इस दफा भी सुना है कि जर्मनी में के अंदर छुपा हुआ है सर, क्योंकि आफ्टर हिटलर रजीम इन्होंने एक जायनिस्ट कैंप बनाया था जर्मनी के अंदर। सो प्रोबेबली वो इनका हाइड आउट है, ये वहां पर है। अब आगे वाला इस वक्त एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है। अपना अब्दुल्ला साहब, आपको एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर आप इसके ऊपर तशरीह करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लोगों को जल्दी से कि क्या है बेसिकली। ये आपको मैं बताऊं कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का। हमारे दोस्त नासिर ने इसको प्रिपेयर किया, लेकिन ये बेस्ड है परवीन स्वानी के एनालिसिस के ऊपर। सो ये जितना एनालिसिस है अब्दुल्ला, ये परवीन स्वानी, वो जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके उसके ऊपर बेस्ड है। वो कहते हैं कि यूएस इजराइल जो है, इनकी लैक ऑफ प्लानिंग है, इनका इंटरसेप्टर क्राइसिस डेवलप हो रहा है, इनकी स्टैटिक डिटरेंस है और लॉजिस्टिकल डेडलॉक है, नाइटमेयर है, क्योंकि अब कहां से और वेपन्स लेके आए, यूक्रेन को दिए हुए हैं, और जगहों को दिए हुए, खर्च हुए हुए हैं। और बेसिकली कहते हैं ईरान की जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि बेदू सैटेलाइट जो है चाइना का, वो लेटेस्ट सैटेलाइट सिस्टम है, और इनको हर चीज के मतलब प्रिसिजन वार्निंग दे रहा है वो। और उसी सैटेलाइट सिस्टम को यूज करके इन्होंने 4 F-15 जो हैं उनको गिरा दिया, उनके सिग्नल स्पूफिंग करके, जीपीएस जैमिंग करके क्योंकि चाइनीज जो है वो जीपीएस नहीं यूज करते, वो बेदू सैटेलाइट यूज करते हैं। एक अनब्रोकन लूप है, या शहादत होगी या चलते रहेंगे। और फिर वो ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने मिलकर जो स्वामिंग की है, उससे जो है वो ईरान ने एक नई वॉरफेयर जो है उसका आगाज कर दिया। अब यूक्रेन से मदद लेना पड़ रही है अमेरिका और इसराइल को कि भाई तुम कैसे इन ड्रोन्स के खिलाफ लड़ते रहे हो जो रशिया ने ईरान के ड्रोन्स चलाए। अब ये सारा कुछ है, ये आपने देखा। इस पे अब्दुल्ला साहब आपका कमेंट क्या होगा? देखिए मुबशर भाई, बात यह है कि इस टाइम पे दो सिनेरियोज हैं। सबसे बड़ी बात जो अली कादिर साहब ने कहा कि क्या ये जंग अगले जो लीडरशिप आएगी वो रोकना चाहेगी, और जाहिर है उसके हवाले से कोई ना कोई से एक लाहे अमल बनाएगी। क्यों रोकना चाहेगी? पहली बात यह है कि क्या अगर ये जंग अभी रुक जाती है, आप माशाल्लाह सारे तीनों बड़े समझदार लोग हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जंग फिर पक्की रुक जाएगी या फिर कुछ अरसे के लिए टल जाएगी और फिर दोबारा शुरू हो जाएगी? तो लगता तो यही है कि दिस इज गोइंग टू बिगिन विद न्यू एफर्ट्स। तो इसलिए ईरान इस टाइम पे किसी भी किस्म की मामलात को रोकना नहीं चाहता। वैसे ही जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अपना इनिशिएटिव लूज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 का सहारा लिया हुआ है और धनाधन अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को अटैक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक दफा सीज फायर हो गया तो उसके बाद फिर उसको टेबल के ऊपर आना पड़ेगा और फिर वो आर्टिकल 51 वाला इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा। आज तो दुनिया उनको, पाकिस्तान को मॉरली जस्टिफाई कर रही है। अच्छा, यही इनिशिएटिव ईरान को पता है कि अभी हमें ईरान जो चाइना और रशिया है, उन्होंने इनकी नाक रगड़ने का फैसला कर दिया है अमेरिका की, और वो ये कह रहे हैं कि ये खित्ते के अंदर आए। और मैं पहले से ये कह रहा था कि ये इनका होम ग्राउंड है रूस और चीन का। ये वेनेजुएला अमेरिकन होम ग्राउंड नहीं है। इनके होम ग्राउंड पर आएंगे तो मार खाएंगे। अब ये जितनी भी सैटेलाइट है, देखें, एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराक्ची साहब ने ये बोला कि हमें जो है मुकम्मल सपोर्ट डिप्लोमेटिकली और कुछ और एरियाज के अंदर रूस से हासिल है। जरा ये और एरियाज जरा डिफाइन करते हैं। पहली बात यह है कि इन्फ्लेटेबल डीकॉयर्स, जहां ये इराक जंग की हवाला दिया कादिर भाई ने, तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस जमाने के डीकॉयर्स भी
पुराने टाइप के डिकॉयर्स थे। अब जो इनके ऊपर पेंट हुआ है, ये मेटल पेंटिंग हुआ है, तो जब रेडार उनको आके स्कैन करता है तो वापस जब रेज जाती है तो वो मेटल को डिटेक्ट करता है, वो प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं करता। और यही वजह है कि उन्होंने इन तमाम डिकॉयर्स को हिट किया और करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी बात जो वॉर के अंदर कही जाती है कि व्हेन यू गो टू द वॉर, तो आपके पास 100 प्लान होते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज द 101st प्लान विच वर्क्स। तो ये 101वां प्लान जो है ये तब बनेगा जब आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। फिर आपको पता चलेगा बमबारी करने से जंगें नहीं जीता जाती। तारीख में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर बमबारी से जंगें जीत गई हों। तो इसलिए पहली बात तो जमा खातिर रखें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बड़ी उसको मेरे ख्याल में अहमियत हासिल है। सबसे अहम बात यह है कि इस टाइम पे आप देखिए कि मामला ट्रंप का आ गया है व्हाइट हाउस में पादरियों को बुला। अब्दुल्ला साहब का कनेक्शन जो है वो फिर से डिस्कनेक्ट हुआ। असल में मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला साहब को कॉल्स आ जाती हैं बीच में और अपने फोन पे वो कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में पिंडी के अंदर इस वक्त सर कोई वो बिजली का मसला भी आ रहा है, नेट का और बिजली का, शायद इस वजह से भी है। नेट का मसला तो पूरे पाकिस्तान में और आज से नहीं है, पता नहीं कब से है। जब पहले फायरवॉल बना रहे थे तब हो रहा था, फायरवॉल उतार रहे हैं तब हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये नेट के कोई मसले को स्पेशल मछली छोड़ी हुई है इन्होंने, कोई शार्क हमारे लिए। गुल साहब आ गए हैं वापस, हमारे पास दूसरे कनेक्शन से आए हैं। जी गुल साहब, आप कंप्लीट करें, आपकी आवाज बंद है। वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि नौबत पादरियों तक आ गई है व्हाइट हाउस में। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा आज फेसबुक भी हैक किया गया है, कोई बात नहीं। ये अगर इस किस्म के चीप हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि पादरियों को बुला के दुआ कराई गई है। तो जनाब मेरा ख्याल है कि ट्रंप जी आपको मैं एक मशवरा देता हूं कि जे गल पादरियां ते ही आ गई है दुआवां ते बेहतर है हथियार रख दियो तुसी। अगर पादरियों से दुआओं के ऊपर ही मामला आ गया है तो हथियार रख दो। ये मैं आपको बड़ा सीरियस होके ये बात कर रहा हूं, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि $1 ट्रिलियन उसने जंग का मांगा है, नंबर 1। दूसरी बात जो इस टाइम पे वहां न्यूज वीक के अंदर आया कि 67% लोग उसके मवाखजे का मुतालबा कर रहे हैं। फिर ये बात आ रही है कि एप्स्टीन फाइल का चर्चा इतना ज्यादा ऊंचा चल रहा है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप अब आसानी से उससे जान नहीं छुड़वा सकता। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि जो मॉरल विक्ट्री है वो ईरान को हो चुकी है। और चौथी बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब जो मुलाकात की है उन्होंने शहजादा खालिद से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के। आखिर आपका क्या ख्याल है कि अगर ईरान ने रिग्रेट शो किया है पड़ोसी ममालिक पर हमले की, तो क्या कोई गारंटी नहीं ली? ये हो ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया में ईरान अगर किसी मुल्क को आज मुकम्मल ट्रस्ट करता है तो दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान कभी भी बिट्रे नहीं करेगा ईरान को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इल्म है कि अगर ईरान के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान 3 तरफ से दुश्मन के अंदर घिर जाएगा, जो कि पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। और ये जो बात हो रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहदात की, तो ये याद रखें कि अभी तो सिर्फ ये तो एक हमला हुआ है उनके ऊपर, एक ऐसा जो उनकी सरहदों पे नहीं बल्कि मिसाइल के जरिए हुआ है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन इस सब के अंदर अफगानिस्तान ने बाकायदा 16 मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान पर हमला किया। तो सऊदी अरब क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा था? क्या आज सऊदी अरब पाकिस्तान का कोई दौरा हुआ उनका? मकसद यहाँ यह है कि अगर फील्ड मार्शल वहां कोई मीडिएशन करा रहे हैं तो याद रखें कि वो ईरान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। और खास तौर पे वो ये जरूर बात करेंगे कि व्हाट इज द गारंटी कि आपकी सरजमीन से जो आपके बेसिस अमेरिकन को दिए हुए हैं उनसे अब ईरान पर हमला नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने वाजे कर दिया, क्योंकि मेरी कालीबाफ साहब से भी बातचीत रही और मेरी जो अब्बास इराक़ची साहब हैं उनसे भी, और इसी तरीके से लारेजानी साहब के साथ भी राब्ता रहा।
मुझे ये मालूम है कि उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह क्लियर कर दी और मेरी हाकान फिदान साहब से भी राब्ता हुआ और अभी मेरी जो वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ारजा हैं इसके स्पेन की, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मेरी ये अभी मैंने आपको तस्वीर भेजी भी थी। एमेन्युअल सॉरी जोज़े एमेन्युअल, उनसे मुलाकात हुई और बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है डिप्लोमेटिक सतह पे और ये मामला नहीं रुक रहा और ना ये रुक सकता है, क्योंकि अगर अब जो बर्तानिया के अंदर नए मिसाइल सिस्टम्स लेके जहाज उतारे गए हैं, अमेरिकन गैलेक्सी और ग्लोब मास्टर्स उतरे हैं, तो अगर हमला वो क्यों उतरे हैं, ये बड़ा गौर तलब है। और जॉन साहब और अली साहब इस पे जरूर कमेंट करें, मैं चाहूंगा। इसका मतलब यह है कि खलीजी ममालिक ने कहा है कि हजूर वाला उठाओ मुसल्ला के हो चुकी नमाज, यहाँ से अब बोरिया बिस्तरा गोल करो, हमारे लिए तुम मुसीबत बन गए हो, हमारी मईशत को सत्यानाश कर दिया। 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मुआहदा तुमने यूएई के साथ किया और पिटवाया भी सबसे ज्यादा यूएई को। तुमने 600 बिलियन डॉलर का कतर के साथ मुआहदा किया और कतर का हाल तबाह करके रख दिया। तुम जो है वो यहाँ से हमारे लिए मुसीबत बन के आए हो, बजाय इसके लिए कि हमारे लिए तुम बायस राहत बन के आते। अब अगर ये यूरोप से होगा तो यूरोप का मतलब यह है कि यूरोप ये इस किस्म की कैटास्ट्रफी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जबकि खास तौर पे यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक डिवाइड है। ट्रंप चाहता है कि ये एक यूरोप की तरफ इसको ले जाया जाए ताकि जो यूरोप इनसे बिदक गया है उसको ये साबित करवा दे यूरोप को कि देखो जी, ये तो असल में यूरोप के खिलाफ लड़ाई है। ये तो ईरान एक एंटी यूरोप सेंटीमेंट रखता है। ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। जो बात हमारी कौमी असेंबली में जो अभी जब इसाक साहब ने बात की, उसके अंदर आर्टिकल 51 का इस बार जो हवाला है वो नहीं दिया गया, जबकि माजी में इजराइल और जब ईरान जंग हुई थी उसके अंदर कहा था, सऊदी अरब ने भी और इन्होंने भी यही कहा था कि आर्टिकल 51 के तहत ईरान हक रखता है कि अपना जवाब दे। इस बार इन्होंने ये बात नहीं की। अब सऊदी अरब के हवाले से जो बात आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी कंडेम करे कि अमेरिका ने और इजराइल ने नाजायज ईरान पर हमले किए, इसको कंडेम करे कि हाँ, अगर वो मशरिक वस्ता के ममालिक पे ईरानी हमलों को कंडेम कर रहे हैं तो ये भी करें। इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इनिशिएटिव जो इस टाइम पे मौजूद है वो निकल गया है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से और अब आ गया है ईरान की क़यादत के पास। अभी जो वीडियो आप दिखा रहे थे, जो उनका जो DGISPR है ईरान का, आपने देखा है उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र ये जॉन साहब से भी मेरे ख्याल में कम लग रही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नौजवान जिसकी क़यादत को शहीद कर दिया गया हो, बाप जैसी क़यादत को शहीद कर दिया हो, उनको तो छोड़ें। मुबश्शिर भाई, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दें कि जब आयतुल्लाह खामेनी साहब की शहादत हुई है, तो क्या आपकी आंख में भी नमी नहीं आई? बेशक। अगर आपकी और मेरी आंखें तर हो गई तो मुझे यह समझाएं कि वो जो क़यादत जिसने उनको अपना बाप समझा है, आज वो और जिनके हीरोज थे, उनके लीडरशिप, उनके जर्नैल मोहम्मद पाकपुर और दीगर जो उनके लीडरशिप थे, जो उनके आइकॉनिक फिगर्स थे, क्या उनकी शहादत के ऊपर ये नौजवान नस्ल अमेरिका के साथ मज़ाकरात करने जा रही है? ब्लडी फुट, ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि इनिशिएटिव इनके पास है। तीसरी जानिब रूस रियल टाइम मॉनिटरिंग फराहम कर रहा है, जिसका आपने अभी जिक्र किया। बाकायदा रूस ने और ये इल्जाम लगाया कि जी रूस ये काम कर रहा है। तो अगर रूस रियल टाइम मॉनिटरिंग फराहम कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? क्यों हजूर, आपको भूल गया कि आपने जाके यूक्रेन की जंग में खुलेआम मदद की और उनके जो स्ट्रेटेजिक नौयत के उनके बमबार जहाज थे उनको निशाना बनाया गया था? क्या रूस भूल गया? सो इट इज टाइम टू इक्वलाइज। एक ऐड करते हैं अली को। अली, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और फिर अभी जो इन्होंने बात कही ना कि यूएई के और कतर के हवाले से, इसको जरा आप देखें तो ये आई ओपनर है। एक बेसिकली टैक्टिकल ब्लाइंडिंग क्या है
कि $1 बिलियन का थर्ड रडार जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो रडार जो है उनका न्यूट्रलाइज हो चुका है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 11 से 15,000 फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं और 13% कैपेसिटी पे कल ऑपरेट कर रहा था, आज फिर दोबारा पूरे का पूरा बंद हो गया। इकोनॉमिक एट्रिशन अगर आप देखते हैं तो ईरानियन ड्रोन की कीमत, यूएस इंटरसेप्टर की कीमत, ये आपको सबको पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका स्टॉक पाइल खत्म हो रही है। अब ईरान ऑफर कर रहा है कि यूएस अपने बेस विड्रॉ करे और हर जगह से तब वहां पे हमले खत्म होंगे। तो ऐसे में अब आपका जो फेवरेट दोस्त है अली, जिनके आप एडवाइजर भी रहे हैं, पता नहीं यूएई जिसका नाम है, तो वो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या, एक तो इंडियन फिल्म थी ना शोले, उसमें कहता है तेरा क्या होगा कालिया, तो अब उससे अगली स्टेप है कि आपने मुबशर भाई, का फ्यूचर क्या है। और मैं आपको बता दूं 3 चीजें सर। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे और हम सारों का एक इमोशनल अटैचमेंट है बीइंग ए मुस्लिम वर्ल्ड। इसके अंदर बिसाइड मसलक वाली तो अब चीज ही गैर जरूरी हो गई है। अब तो जो क्लेवेज है, दिस इज बिटवीन 2 सिविलाइजेशंस और ये बड़ी क्लैरिटी में आ गई है चीज। और कितने अरसे पहले हम बार बार ये अपने को नहीं आई, बावर कराने की कोशिश करी है मी सर, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। अच्छा, अब उसमें मुबशर भाई 3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ईरान ने जो आज स्टेटमेंट दिया ना कि हम हमला नहीं करेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज में, वो उस सूरत में कहा है अगर नेबरिंग कंट्रीज का ग्राउंड नहीं यूज होगा उन पर हमला करने के लिए, वो ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो ये 3 मुल्क हैं ये ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रही हैं और जो इजराइल के आ रही हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। सो इसका मतलब कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को और इजराइल को दी हुई है इन पर हमला करने के लिए, लिहाजा ईरान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा इन पर हमला करते हुए, और राइटली सो। अच्छा, दूसरी सर जो चीज है ना, इन्होंने 2016 के अंदर जाकर इनको एहसास हुआ कि चाइना एक इमर्जिंग पावर बन रहा है और इसको किस तरह कटेल किया जाए। चाइना एक बड़ी सीक्रेट सोसाइटी थी, रशियंस एक बड़े कैटास्ट्रोफी से भुगत चुके हैं 91 में, तो उन्होंने भी अपने आप को अंडर द रेडार रखा और फिर वो घेर के किसी तरह अमेरिका को इजराइल के थ्रू इस हल्के में ले आए और इस वक्त उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रशिया और चाइना है। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है। यस, अगर हम ईरान का सपोर्ट करनी छोड़ेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हम खुद हैं। हमारा ये 6000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस वनरेबल बॉर्डर, स्पेशली द ईरान वन। अगर ये वहां पर आकर खुदा न खास्ता बैठ जाते हैं तो समझ ले बलूचिस्तान आपके हाथ से गया। गवादर एक बिल्कुल ही वनरेबल है ऑलरेडी। सो हमें इस चीज पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट का जो रोल था उसमें एक इनसे मिस कैलकुलेशन हुई। इनके ज़हन में था कि इमरान बहुत बड़ा, अमेरिका बहुत बड़ा बुली है और इसने और इसराइल ने आके तो 5 दिन में फैसला कर देना है, बिकॉज ये साइंटिस्ट तो मार चुके थे पिछले हल्ले में। तो अगर इस दफा इन्होंने बड़ी एक लीक के ऊपर, यानी कोई ये एक बड़ी इमोरल किस्म की इन्होंने वो ऑपरेट की है वॉर टैक्टिक्स, इन्होंने उस लीक पे पूरी फैमिली मारी है और पूरी लीडरशिप। ये जो हरकत हुई इस पर ये यूएई ने कैलकुलेट ये किया हुआ था कि उसके बाद ईरान बिल्कुल फारिग हो जाएगा, लेकिन वो इतने ऑर्गेनाइज लोग हैं कि उन्होंने 10 मिनट के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि उनकी पूरी लीडरशिप शहीद हो गई है और वो वॉर उसी तरह ही कंसिस्टेंट लड़ते रहे। अमेरिका और इजराइल के भी वहमो गुमान में नहीं था कि आगे हमने साइंटिस्ट मार दिए भी हैं, शायद इनकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर होगी, इस दफा हम हिट करेंगे, बिलो द बेल्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही हमारे सामने ना घुटने टेक देंगे। अच्छा, ईरान वो मटीरियल ही नहीं है घुटने टेकने वाला, वो एक इनको मेरे ख्याल में एक बड़ी मिस कैलकुलेशन करके। अच्छा, उसकी एक वजह बता दूं, ट्रंप एक नार्सिसिस्ट शख्सियत के मालिक हैं, वो सारा दिन अटेंशन सीकिंग हरकत करती हैं। अभी आपको आई है मेरे पास, सिक्योरिटी अलर्ट आया, US government's request for its citizens to leave Cyprus immediately, also शायद जॉर्डन, और ये जॉर्डन और साइप्रस को इमीडिएटली छोड़ दें। इसका मतलब वो फ्रेंडली साउथ ईस्टर्न कंट्री जो जिक्र हो रहा था, जिसकी
से आया है और डीसैलिनेशन प्लांट उड़ा है, वो जॉर्डन निकला। फिर इसका मतलब अब तो क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। अब सर जो ट्रम्प का ना एक और जॉर्डन का आप सुन लें पहले, जॉर्डन के जो पानी था गोलान हाइट से आता था, गोलान हाइट से, वो इनको मार के इजराइल ने ले लिया था पहले, और जॉर्डन अपना पानी भी इजराइल से ले रहा था। और अब जितना रह गया है, अगर प्लांट इन्होंने उड़ा दिया तो जॉर्डन तो वो ना 3 में वैसे ही बढ़ गया। एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू। अच्छा, उसमें लुकमान भाई मैं अर्ज कर दूं, जो इसमें एक और भी बड़ी सेगमेंट है। आप जब मोदी, किम को या ट्रंप को और नेतन्याहू को देखते हो, ये एक ज़हनी तौर पर एक इम्बैलेंस शख्सियात के मालिक हैं। इनके अंदर अजीबो-गरीब किस्म की ये तज़ाद है इनकी पर्सनैलिटी में। ट्रंप साहब का इसमें सिर्फ ये पहलू नहीं है कि जिसमें उन कॉशनर को ओब्लाइज किया गया और वो $2 बिलियन लेकर इजराइल के अंदर रियल स्टेट के अंदर एक्टिव है। इंडिया में वो ट्रंप टावर वगैरह गुड़गांव के साथ बना रहा है और $1 बिलियन की सेल कर चुका है। ये एक अलहदा किस्म की मॉनिटरी एक पॉलिटिकल ब्राइब्स हैं। लेकिन ट्रंप हर वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। आजकल वो 24 घंटे टेलीविजन चैनल्स पर है थ्रू आउट, और उनको इतना शौक है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, और उनके लिए ये एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द ग्लोब, कि मैं सारा दिन टीवी के ऊपर मेन मरकज हूं और फोकस हूं सारी गुफ्तगू का, कि मैंने एक ब्लंडर मारा है जिसकी प्राइस एक पूरा ग्लोब पे कर रहा है। और आप यकीन कीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका सफर करेगा जो ये हरकत हो चुकी है, और ये आने वाला टाइम बताएगा। जॉन, ये जॉर्डन का क्या मसला है और साइप्रस का? सर आपने बिल्कुल सही एनालिसिस दिया। मेरा भी ख्याल यही है कि जो डीसैलिनेशन प्लांट, कश्मीर में जो डीसैलिनेशन प्लांट है जिस पे हिट किया है, 30 विलेजेस जो हैं उस पे पानी का आपने देख लिया किस तरीके से उनका मामला हो गया। तो बिल्कुल अब ये मेरे ख्याल में वही इजराइल के साथ करेंगे जो इन्होंने इनके साथ किया है, और ये वक्त बताएगा। इजराइल इसको डिनाई करेगा, लेकिन आप देख लेंगे इंशाल्लाह, वीडियो भी इंशाल्लाह आ जाएगी जल्द। राइट। तो आज अब आपके यानी कि आप समझते हैं कि यूएई, कतर, यानी बहरीन, ये सारे जो ममालिक है, सऊदीया, इनसे आपकी अब लड़ाई खत्म हो गई है? नहीं नहीं मुबशिर साहब, लड़ाई तो कभी थी नहीं। ये तो इनके जो बेसेस हैं, इनकी टेरिटरी के अंदर, वो तो इसके ऊपर अटैक, इन मुसलमान बरादर के साथ लड़ाई तो नहीं है। बस इनके बेसिस, इन्होंने नाराजगी है, जाहिर है कि बेसिस से अटैक करवा रहे हैं, अमेरिका को सपोर्ट दे रहे हैं, इंटरसेप्शंस कर रहे हैं, तो जाहिर है वो तो फिर लड़ाई तो अमेरिका के साथ उन जगहों पे चलती रहेगी मेरे ख्याल में। और ये अटैक्स कांस्टेंट, इराक के अंदर अभी आप देखें हालत बुरी हुई हुई है। बगदाद का जो ग्रीन जोन है जहां पे यूएस एम्बेसी है, उसके ऊपर अभी अभी जो है वो आई है, क्लिप आई है कि उसके ऊपर भी खाली कर चुके थे मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन उसके ऊपर भी अभी अभी अटैक हुआ है। तो किसी का लिहाज मुझे नहीं लगता अभी होगा इस सेंस में। अच्छा, मुझे पता चला दुबई में 2 बिल्डिंग्स हैं जिनको एवैक्यूएट कराया जा रहा है। मेरे पास उनके नाम है, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं किया उस स्टोरी को। तो क्या दुबई पे भी इस वक्त आप लोग के हमले जारी हैं? जी जी कंफर्म है, दुबई के ऊपर तो हमले जारी हैं, और 23 मंजिला 23 मरीना हाई राइज बिल्डिंग, आप शायद उसका नाम ले रहे होंगे। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल हमले जारी हैं मोशर साहब। उसको क्यों हिट किया हाई राइज बिल्डिंग को? अल्लाह आलम मोशर साहब, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पे कुछ है बैठे हुए उसके अंदर। जी जी, अंग्रेज बैठे हुए हैं, जो पूरी पूरी बिल्डिंगें, पूरे पूरे होटल इन्होंने बुक करवाए हैं। सिक्योरिटी की वजह से ये लोकल्स को तो नहीं रहने देते वहां पे, तो ये पूरी पूरी बिल्डिंग्स बुक कराते हैं अपने लिए, और उन्हीं को निशाना बनाया जाता है फिर अमेरिकन सोल्जर्स को। राइट राइट। चलें जी, हम वी आर कमिंग टू द एंड। मुझे अब्दुल्ला साहब, आपका, जॉन और अली, आप तीनों से 1-1 मिनट की क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए, स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला साहब। देखिए, आज की बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है, और इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो आपने कहा कि $1.25 बिलियन का अमेरिका का एक रेडार सिस्टम तबाह हो गया, ये जहाज तबाह हो गए, नहीं नहीं, ये बहुत मामूली चीजें हैं। असल चीज तबाह हुई है उनकी इज्जत, असल चीज उनकी तबाह हुई है इंपीरियल ह्यूब्रिस। और आप, मैं, कादिर साहब और जॉन साहब उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन को टूटते देखा और एक सुपर पावर का अख्ताम देखा, और अब हम अमेरिका का जवाल और उसका अख्ताम देख रहे हैं। याद रखिए कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो हिस्टोरियंस ये कहते थे कि नहीं, इट विल टेक 100 years टू कोलैप्स,
मिनिमम 70 years टू collapse। लेकिन लग ये रहा है कि एथनिकल बुनियादों के ऊपर भी और इसके ऊपर बहुत सारी जबानों के ऊपर, बहुत सारे कल्चरल्स के ऊपर अमेरिका अपने अंजाम को पहुंचेगा उसी तरह के जिस तरह से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप इज अ गिफ्ट फॉर ईरान मेरे ख्याल में, क्योंकि यस वो ईरान के अंदर वो जिल्लत पाके जाएगा जो शायद अमेरिका के किसी सदर ने माजी में हासिल ना की हो। और ये बात याद रखें कि वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, कुछ लोग शहादत पाके भी जिंदा होते हैं और कुछ लोग शेटन याहू की तरह, बेंजामिन शेटन याहू की तरह जिंदा होते हुए भी मुर्दा हो जाया करते हैं। ईरान मजबूत मुल्क है और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर पूरी दुनिया के सामने उभरा है। और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि किस तरीके से जब जबरदस्त के सामने, याद रखिए रोमन एम्पायर थी, कोई भी एम्पायर थी, उन्होंने हमेशा से अपने से जब भी किसी ने चैलेंज किया, जब किसी कमजोर ने बड़े को ललकारा तो बड़ा अपना मुकाम नीचे कर गया और जो छोटा था वो अपना मुकाम ऊपर कर गया। आज पूरी दुनिया में न्यूज ब्रेक ईरान के हवाले से हो रही है, अमेरिका और बाकी दे आर जस्ट फॉलोइंग। तो ये एक रियलिटी है। राइट, ये अल्लाह एक रियलिटी। देखें, अल्लाह अपने मौजूदात दिखाएगा और बमबारियों से मुल्क कभी नहीं जाया करते। अली गिलानी 1 मिनट सर। सर, इस सारी गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो ये है कि ये जंग जल्दी खत्म होते नजर नहीं आ रही, और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस पर सारों को उसकी मुताबिक तैयारी करनी होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पोस्ट वॉर होगा, जो मुझे नजर आ रहा है, और मेरा ये जाती एनालिसिस है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका का बेस कैंप यहां से उठा दिया। उनका बोरिया बिस्तरा मिडल ईस्ट से गोल हो गया है। मिडल ईस्ट को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और वो इट विल टेक अनदर डिकेड टू रिगेन दैट क्रेडिबिलिटी अगेन, जिसके अंदर लोग आकर वहां पर सारा अपना फंड प्लेस करते थे। फिर आप देखें इनकी चालाकी, इन्होंने पहले पूरी दुनिया से पैसे मंगवाए, और जब दुबई आके पाक हो गए तो फेटफ की इम्प्लीकेशंस लगा दी कि तुमने यहाँ पर क्या अंधेर मचाया हुआ और सारी दुनिया के पैसे पाक कर रहे हो। सो मकसद कहने का ये है, आगे जाकर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत टफ टाइम है, क्योंकि अमेरिका इनको पैसे वापस नहीं करने वाला नियर फ्यूचर में। सो सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, और जब अमेरिका यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करेगा तो वो तो बिल भी भेजेगा इनको कि तुम्हारे ऊपर मेरा तो इतना खर्चा हो गया, तो तुम किस मुंह से मुझसे पैसे मांग रहे हो। सो ये एक बड़ी डिफिकल्ट और कैश 22 सिचुएशन हो गई है तमाम अमेरिकन एलाइज के लिए। और इसका सबसे बड़ा जो यानी इस वक्त पीछे बैठ गया है सारी चीज की आग लगा के, वो नेतन्याहू है। उसका बहुत जरूरी है इस जंग के अंदर ही सदेबाब होना चाहिए। सर सेटन याहू बोले, नेतन नहीं, अब उसका नाम सेटन याहू है। ठीक है जी। जॉन। मोहसिन साहब, मैं क्या ही बोलूं, गिलानी साहब और गुल साहब ने बड़ा अच्छा समराइज किया। देखिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मुश्किल वक्त आने वाला है बहुत ईरान के ऊपर। यहाँ पे आपको नजर आएगा जैसे ही सुप्रीम लीडर नए इलेक्ट होंगे, कोशिश की जाएगी, गनों के साथ लोग बाहर आएंगे। आप लोगों ने मजबूत रहना है इंशाल्लाह। सबने जो जो न्यूज देख रहे हैं रियल न्यूज देखें इंशाल्लाह। और ईरान जो है ये जंग नहीं हार सकता, मेरा मानना ये है। लंबी चलेगी जरूर ये जंग, हो सकता है गिलानी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हारेगा नहीं जंग। जीत जो है वो हक की होती है, मेरा मानना भी यही है। अब्दुल्ला गुल, अली गिलानी और जॉन हुसैन और नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इसमें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि जैसी अपडेट्स आती हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंचना शुरू कर जाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।